हा तो आज के कोरोना के दंगलित में आपका स्वागत है। मैं थोड़ा सा आपको फ्रेश दिख रहा हूँ, पिछली बार जितना गुस्से में नहीं दिख रहा हूँ। सौम्या भी थोड़ी सी सौम्य दिख रही हैं। लेकिन हमने तय किया कि आज हम दोपहर में जो है कोरोना का दंगलित लेकर जाएंगे, क्योंकि हमको किसी ने बताया कि एक स्टैट्स है जिसके मुताबिक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे के बीच फेसबुक पे हिट्स ज़्यादा होते हैं। तो हमको लगा आप ऐसे तो हमको सौम्या ने बताया, सौम्या हाथ उठा रही हैं। तो हमको लगा कि ऐसे तो आप हमको देख नहीं रहे हैं, आपको कोई दिलचस्पी नहीं है कि कोरोना के आंकड़े क्या हैं, देश की हालत क्या है। हमको लगा कि इस बहाने जब हिट्स ज़्यादा होती हैं फेसबुक पे, उस बहाने आप में से कुछ लोग गलती से हमको थोड़ी देर के लिए देख लें। तो हम आज 2 बजे लेकर आए हैं कोरोना का दंगलित। लेकिन आज हम क्या लेकर आए हैं? आज हम आंकड़े दिखाएंगे, पर आंकड़े थोड़ा कम दिखाएंगे। आंकड़ों को जिन्होंने बढ़ावा दिया, जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया, यानी कि देश की जीडीपी में बढ़त के दावे करते करते कौन लोग थे जो कोरोना के आंकड़ों को सकल घरेलू उत्पाद से भी ऊपर लेकर चले गए, हम उनके बारे में बात करेंगे। और आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर वो है जो आ चुकी थी कल। हम बता रहे हैं आपको आज, क्योंकि कल हम सुबह अपना शो कर चुके थे। ये खबर उसके बाद रात को आई। क्या खबर आई? आपकी स्क्रीन पर एक आदमी दिख रहा है हम दोनों के बीच में, जिसका मास्क जो है मुंह से उतर के लटका हुआ है। उसके बगल में कोरोना बैठा है और वो पॉजिटिव पाया गया। ये है ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो। बोल्सोनारो के नाम में ही बोल लगा हुआ है, और अपने बोल वचन की वजह से ये दुनिया में इतना चर्चित चर्चित अच्छा शब्द नहीं है। हम थोड़ा सा राष्ट्रपति होने के नाते सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि हमारा देश इनको पहले ही बहुत सम्मान दे चुका है। आपको अगर याद ना हो तो हम आपको याद दिला दें कि 71वें गणतंत्र दिवस पर, यानी कि 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पे ब्राजील के यही राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो आए थे, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं बीते कल में, और आने वाले कल में भी रहेंगे। जाहिर सी बात है, रिहेबिलिटी यहाँ पे इनके रिकवर करने की पॉलिसीज जो हैं ब्राजील में भारत जैसी नहीं है, तो ये कल तक भी कोरोना पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। तो जैर बोल्सोनारो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने एक ऐसे देश के महान राष्ट्रपति को अपने गणतंत्र दिवस का चीफ गेस्ट बनाया, जो अपनी एक सहयोगी के लिए ये कह चुका था कि चूंकि ये दिखने में अच्छी नहीं है, मैं इनका रेप नहीं कर सकता। उस आदमी को हमने अपने गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि बनाया। इसके लिए हमको अपने प्रधानमंत्री को कोटि कोटि आभार अपना प्रकट करना चाहिए उनके प्रति। तो जैर बोल्सोनारो स्क्रीन पे थे फिलहाल, लेकिन बात क्या हुई? क्यों हम बात कर रहे हैं इनके कोरोना पॉजिटिव होने के बारे में? क्योंकि ये बहुत कुछ बोलते रहे हैं कोरोना के बारे में। सौम्या, क्या क्या बोला इन्होंने कोरोना के बारे में? कि कोरोना के बारे में इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत छोटा-मोटा फ्लू है, फ्लू जैसा ही है, तो कोई आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए। इन्होंने एडवाइस किया था अपने लोगों को कि पैनिक में मत आइए, आप लोग को कुछ होगा नहीं। शायद ये सब बढ़ा-चढ़ा के बताई जा रही है बातें। और भी एक बात कही थी बहुत इम्पोर्टेंट, जो मुझे मेरे दिमाग से भी निकल रही है। मैं आपको शायद याद होगी। इन्होंने कहा था कि कोरोना जो है, ये सब मिथ फैलाया जा रहा है, और मैं तो मास्क वास्क लगाने के फेवर में नहीं हूँ। और बोल्सोनारो साहब बिना मास्क लगाए पूरे देश में घूमते रहे, टहलते रहे। समझाया गया जैसे घर में आपको आपके बड़े समझाते हैं, बताया गया, लेकिन वो बोल्सोनारो ही क्या जो बोलने से मान जाए किसी की बात। तो इसके बाद जो है हुआ क्या? इसके बाद हुआ ये कि इनका टेस्ट हुआ और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हमने मीडिया विजिल पे, वेबसाइट पे, अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हमने 2 महीने पहले एक स्टोरी की थी बोल्सोनारो पर। उसका टाइटल था एक आत्ममुग्ध राष्ट्र प्रमुख की बलि चढ़ता एक और देश, ब्राजील। और हमने इसमें बात की थी कि जेर बोल्सोनारो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्टोरी को आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, उन्होंने क्या बोला इस स्टोरी में भी हमने दिया हुआ है। जब शुरुआती मामले आए, ये आपकी स्क्रीन पे है, जब शुरुआती मामले आए तो बोल्सोनारो ने कोरोना संक्रमण को मामूली बुखार बता दिया। वो इतने असंवेदनशील हो गए कि उन्होंने ये कह दिया कि उनकी तरह एथलीट रहे लोगों को वायरस के संक्रमण से कुछ नहीं होगा। अगर किसी की हालत बहुत खराब हुई तो उसे मामूली बुखार सा महसूस होगा। उस समय भी ब्राजील के एक्सपर्ट्स उनकी बातों का विरोध कर रहे थे, लेकिन बोल्सोनारो भाई, और उसके बाद ट्रंप जो है शुरुआत में उनका सपोर्ट करते रहे, लेकिन बाद में ट्रंप को कहना पड़ा। वो कहते हैं ट्रम्प कि मुझे कहने में बुरा लग रहा है, आपकी स्क्रीन पे जो बोल्ड अक्षरों में दिख रहा है, मुझे कहने में बुरा लग रहा है, लेकिन ब्राजील में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ग्राफ में तेजी आई है, ये ग्राफ लगभग वर्टिकल जाता है। और ये बात सौम्या अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं, जिनका खुद का ग्राफ वर्टिकल जा रहा था।
ब्राजील के राष्ट्रपति मेरे अच्छे मित्र हैं, शानदार आदमी हैं, लेकिन वहां पर लोग काफी मुश्किल दौर में हैं। ब्राजीली राष्ट्रपति ने क्या किया? वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करते रहे, दौरे करते रहे, समर्थकों से मिलते रहे। आपके सामने एक तस्वीर स्क्रीन पर है जहां पे मेरा पॉइंटर घूम रहा है। ये तस्वीर सेना के हेडक्वार्टर के बाहर के प्रोटेस्ट की है, जिसमें जैर बोल्सोनारो शामिल हुए। ये प्रोटेस्ट किस चीज का था? ये लॉकडाउन के खिलाफ प्रोटेस्ट था, ये शॉपिंग मॉल्स खोलने को लेकर प्रोटेस्ट था, ये मास्क ना पहनने के फेवर में प्रोटेस्ट था। राष्ट्रपति इसमें खुद जाके शामिल हो गए। और आप देखिए बीच में ये छोटे से बड़े बोल वाले बोल्सोनारो, ये देखिए स्पीच दे रहे हैं एक गाड़ी के ऊपर खड़े होके। यही नहीं, साओ पोलो और रियो डी जेनेरो के गवर्नर ने जो है आलोचना की, लेकिन बोल्सोनारो ने क्या किया? बोल्सोनारो ने उनके जब स्वास्थ्य मंत्री लुइस एनरिक मैंडेटा ने उनकी आलोचना की और कहा कि इस भयानक संकट के समय में सरकार को एकजुट होकर मुश्किल से निपटना चाहिए था, हमको हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही चाहिए। और राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त कर दिया और बनाया गया नेल्सन टीच को स्वास्थ्य मंत्री, जो एक प्राइवेट क्लिनिक समूह के सीईओ है और एक मेडिकल कंसल्टेंसी कंपनी में पार्टनर है। और नीचे बोल्सोनारो की तस्वीर है 2 महीने पहले की, जिसमें वो कोरोना के टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जगह भीड़ के बीच में खड़े हैं। देखिए कैसे जो है मोबाइल लोगों के लेके खुद ही सेल्फी दे रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने हद कर दी, जब ब्राजील में एक्सट्रीम पे पहुंच रहे थे, केस पहुंच गए थे जिस समय, रोज 30 से 35 हजार नए मामले आ रहे थे। ये तस्वीर देखिए, बोल्सोनारो जेट स्कीइंग करने पहुंच गए और जेट स्कीइंग करके जब उतरे तो उसके बाद उन्होंने लोगों के साथ सेल्फियां ली। यानी कि सेल्फियां ऐसे नहीं, लोगों का मोबाइल अपने हाथ में लेके सेल्फियां ली। ये खबर जब हमने लिखी थी तब ब्राजील में 1,78,214 लोग कोरोना संक्रमित थे। अब ब्राजील में 16,74,655 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये डेटा। सौम्या जी मयंक, कृष्ण मयंक, ये हम लोग के आपको याद हो तो हमने कल वाले उसमें एक ट्वीट दिखाया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, 2 ट्वीट किए थे उन्होंने कहा था जैसे ही पैंडेमिक हुआ था, महामारी डिक्लेयर हुई थी, उन्होंने कहा था मैंने ट्रम्प जो हमारे राष्ट्रपति हैं यूएस के, उन्होंने उस बात के लिए कहा था कि हालांकि जिस तरह से उनका स्वागत हुआ था उसको देख के लगता है वो हमारे भी राष्ट्रपति हैं। आपने गलत नहीं बोला, हमारे राष्ट्रपति हैं। जी बताइए। जी माफी इस बात के लिए, पर हाँ जिस तरह से आपने गलत नहीं बोला। जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, कोरोना के टाइम में नमस्ते ट्रम्प कर दिया गया, बिना सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किए, उनके लिए दीवार खड़ी कर दी गई बाकायदा। ऐसी दीवार तो जो है वो गाजा के साथ जो है इजराइल ने खड़ी नहीं की है, जैसी गुजरात में खड़ी कर दी। पर दीवार खड़ी करने का मुझे लगता है दोनों को शौक था, इसलिए उन्होंने वो पूरा किया। वो वहां पे पूरा कर रहे हैं, वो यहाँ पे पूरा कर लिया उनके लिए एग्जाम्पल में। जैसे कि वो मेक्सिको की साइड दीवार बनाना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे इस मामले में डोनाल्ड ट्रम्प नरेंद्र मोदी से मदद ले सकते हैं, इतनी जल्दी दीवार खड़ी कैसे की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें दिक्कत ये है कि सबसे बड़ी बात कि हम लोग के दोस्तों के बीच में एक जोक चलता है कि शायद राइट विंग के या फिर एटलीस्ट जो पॉपुलिस्ट लीडर्स है, मैं राइट विंग नहीं कहूंगी क्योंकि अभी हमने थोड़े दिनों पहले आंद्रेज लोग जो हमारे मेक्सिको के हैं राष्ट्र प्रमुख, उनका देखा था और वो लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स से आते हैं। दिल से कोई भी राइट विंग हो सकता है सौम्या। हाँ, अब वो तो वो राइट विंग वाले भी कह सकते हैं, हम दिल से लेफ्ट विंग है क्या पता। पर मुझे लगता है इन सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ये लोग ये एक्सपर्ट से बात नहीं करते, ये आपस में बात करते हैं। वो वहां से कोई कुछ बताता है कि आप ये फॉलो करो, क्योंकि जिस तरह से इन देशों में डेथ और केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये एक दूसरे की सलाह ले रहे हैं। मुझे लगता है किसी एक्सपर्ट की सलाह ले रहे हैं, ये बिल्कुल वो हो रहा है। तो हाँ, मैं इस पे यही कहना चाहती थी। प्रधानमंत्री की ट्वीट की आप बात कर रही थी। जी बिल्कुल, मैं प्रधानमंत्री का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने एक्सपर्ट एडवाइस ली और सॉलिडारिटी दिखाई दो ऐसे देशों से। हाँ, जो 2 ऐसे देशों से उन्होंने सॉलिडारिटी दिखाई, वो है एक अमेरिका, एक है ब्राजील, जो हमसे सिर्फ 2 देश बचे हुए ऊपर हैं। मुझे लगता है ये लोग जो बोलते हैं ना एक्सपर्ट से एडवाइस ले रहे थे, या आईसीएमआर की कई बातों को दरकिनार कर दिया जाता है, आईसीएमआर खुद आके बोलता है कि अपने पेपर्स वापस लेता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री आईसीएमआर की सुन नहीं रहे हैं, वहां पे भी शायद वो लोग किसी उसकी नहीं सुन रहे। लोग आपस में ही व्हाट्सएप पे चैट करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि कैसे माइनॉरिटीज को तुम कैसे डील कर रहे हो, मुझे बताओ, मेरे पास एक नया इनोवेटिव सजेशन है, या फिर तुम कैसे कोरोना से डील कर रहे हो। ये सेम कुछ तो है भाई, मेरे को नहीं लगता कि बिना एक व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आधुनिक युग में कहा गया है कि तुम्हें विद्या चतुर्विधम त्वमेव। तो
आपकी स्क्रीन पे जो ट्वीट दिख रही है, प्रधानमंत्री, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री, महान प्रधानमंत्री, और एक ही तो दिल है, मोदी जी ने कितनी बार जीता है, और इधर इस ट्वीट में ये बोल्सोनारो जी और डोनाल्ड ट्रंप का भी दिल जीत रहे हैं। लिखते हैं, प्रधानमंत्री की हैड अ प्रोडक्टिव telephone conversation with President Jair Bolsonaro about how India and Brazil can join forces against the COVID-19 pandemic. अब सोच के देखिए कि जैर बोल्सोनारो ने क्या क्या बोला है, हमने आपको अभी दिखाया था। ऐसे व्यक्ति के साथ हमारे प्रधानमंत्री जॉइंट वेंचर कोरोना के खिलाफ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और उसके बाद एक और ट्वीट इसमें लिखते हैं, हैड एन एक्सटेंसिव टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। बस अंतर इतना है कि बोल्सोनारो के साथ उन्होंने प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन किया और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने एक्सटेंसिव कन्वर्सेशन किया। और इस बात को हम समझ सकते हैं, जिस तरह के व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप है, जिस तरह की उनकी बातें हैं, उनसे प्रोडक्टिव टेलीफोन कन्वर्सेशन नहीं हो सकता, लेकिन एक्सटेंसिव आपको करना ही पड़ेगा। तो हैड एन एक्सटेंसिव टेलीफोन कन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट रियल डोनाल्ड ट्रंप। और आप ये समझिए, डोनाल्ड ट्रंप के कितने दीवाने हैं दुनिया में कि उनको अपना ट्विटर हैंडल रियल डोनाल्ड ट्रंप रखना पड़ा। कितनी पायरेसी उनकी हो चुकी है। वी हैड अ गुड डिस्कशन एंड अग्रीड टू डिप्लॉय द फुल स्ट्रेंथ ऑफ इंडो यूएस पार्टनरशिप टू फाइट कोविड-19। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि अमेरिका ने ये फैसला किया है कि वो जो भारतीय छात्र यूएस में हैं, जो वहाँ पढ़ने गए थे, जिनका वीज़ा अभी बाकी है, उनको डिपोर्ट करने की तैयारी हो रही है। सौम्या, कुछ जानकारी आपके पास है इस बारे में? उनको डिपोर्ट करने की एग्जैक्टली तैयारी नहीं है मैंक। उन लोगों को कहा जा रहा है क्योंकि सारी क्लासेस अब ऑनलाइन होने वाली है, तो एक अटेम्प्ट है कि आप लोग वापस अपने अपने देश चले जाए, क्योंकि पढ़ाई तो ऑनलाइन ही है। बल्कि एक और बात, पढ़ाई ऑनलाइन है लेकिन फीस बिल्कुल ऑफलाइन फिजिकल वाली ही है, कि जो फीस पहले ली जाती थी उतनी ली जा रही है, भले ही ऑनलाइन हो। और उन सबको कहा जा रहा है कि आपको देश छोड़ना पड़ेगा। हालांकि इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारी लॉबिंग जो चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल होगा। पर एक जो एंग्जाइटी इमिग्रेंट की होती है, क्योंकि मैं 2 बार इमिग्रेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि वो इमिग्रेंट की जो एक एंग्जाइटी होती है, उनको ऐसे रूल्स आने पे उन बच्चों की क्या हालत हो रही होगी। मुझे लगता है कि किसी तरह जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए। पर हाँ, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से इंस्टीट्यूशन लेवल पे एक इंस्ट्रक्शन आना जिसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं देना, और एक एक्सपेक्ट करना कि बच्चे जो 20 साल के होंगे, 22 साल के होंगे, मैक्सिमम 24-25 साल के होंगे, उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांधे और एक देश छोड़ के चले जाए पैंडेमिक के टाइम। इससे ज़्यादा इनसेंसिटिव या इससे ज़्यादा क्रूर क्या डिसीजन हो सकता है बच्चों के लिए। तो हमने जैर बोल्सोनारो की बात की, हमने डोनाल्ड ट्रंप की बात की, लेकिन एक और बहुत मज़ेदार बात है। कल शाम जब कल पता चला दुनिया को कि जैर बोल्सोनारो जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद जैर बोल्सोनारो ने एक सोशल मीडिया वीडियो रिलीज़ किया जिसमें वो एक ऐसी बात कह रहे हैं। हमने अभी 2 ट्वीट्स देखी हमारे प्रधानमंत्री की, लगभग एक जैसी ट्वीट्स, एक जैर बोल्सोनारो के लिए, एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अब हम आपको सुनवाएंगे 2 बयान जो बिल्कुल एक जैसे हैं। क्या कहा बोल्सोनारो ने? इन्होंने कहा कि भाई वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ले रहे हैं, यानी कि वो दवा जिसको लेके विशेषज्ञ चेतावनी दे चुके हैं कि कोरोना पीड़ित को इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत गंभीर परिस्थितियों में जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको केवल दी जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो ये दवा ले रहे हैं पब्लिकली, और जैर बोल्सोनारो भी ले रहे हैं, और बिल्कुल एक जैसे बयान। आप एक बार सुनिए, देखिए कितना अद्भुत ये नज़ारा है और इसका आनंद लीजिए। मैं तो इसको देख के ही जो है वो आनंद से भर गया था। A lot of good things have come out about the hydroxy. A lot of good things have come out. And you'd be surprised at how many people are taking it, especially the frontline workers, before you catch it. The frontline workers, many are taking it. I happen to be taking it. Hydroxychloroquine? I'm taking it, hydroxychloroquine. When? Right now, yeah. A couple of weeks ago, I started taking it. Because I think it's good. I've heard a lot of good stories. And if it's not good, I'll tell you right. I'm not going to get hurt by it. Bem, estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem. Estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira. Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, com toda certeza, né? Tá dando certo. Sabemos que hoje em dia existem outros remédios que podem ajudar a combater o coronavírus. Sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas
mais uma pessoa que está dando certo. Então, eu confio na hidroxicloroquina. E você? Valeu, tamo junto. जहर बोल्सोनारो ना केवल खुद ऑन कैमरा आके, और देखिए ये भी एक वही स्टाइल है, मैं बार बार जिसे कहता हूं गिमिक, गिमिक रचना। जेर बोल्सोनारो कायदे से ये दवा किसी वक्त, आमतौर पे सुबह के वक्त, सुबह सुबह लेनी चाहिए, ये ले सकते थे, आके खा के आराम से बता सकते थे कि मैं ये दवा ले रहा हूं। नहीं, उन्होंने एक हाथ में वो टैबलेट पकड़ी, एक हाथ में पानी का गिलास पकड़ा, और उसके बाद, उसके पहले उन्होंने कैमरा ऑन किया और लाइव आकर वो दवा उन्होंने खाई। गिमिक रचना। और वो कह रहे हैं कि साइंस ने इसको प्रूव नहीं किया है, लेकिन मुझे इस पे भरोसा है। क्या आपको है? हम साथ साथ हैं। यानी कि एक दवा जिसको साइंस ने प्रूव नहीं किया है, ब्राजील के राष्ट्रपति उस पे भरोसा जताते हुए जनता से कह रहे हैं कि आप भी मेरे साथ आइए। और गिमिक, इस गिमिक को देख के सौम्य आपको कुछ याद आ रहा है? ये स्क्रीन पे आके हाथ में पानी का गिलास लेके टैबलेट खाने से। बिल्कुल मयंक, किसी ऐसे आदमी का गिमिक याद आ रहा है जिसने शायद गमछा लगा रखा था स्क्रीन तक, और स्क्रीन पे आते ही पूरा धीरे धीरे उस मास्क को हटाया, सॉरी मास्क को हटाया, गमछा नहीं, माय बैड। पता नहीं, ऐसा कोई तो इमेज है मेरे दिमाग में तो ये अभी रिसेंट की। लगभग सारे लोग, और कोई शक नहीं है कि आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप बोल्सोनारो का एक तीसरा करीबी दोस्त है। इसमें मैं कोई कल शक नहीं रहता है इसके बाद। जी, मतलब ये एक उसकी तरह है, जैसे दोस्तों के बीच में जो बात होती है। हम, मेरी एक दोस्त है, ब्राजीलियन दोस्त, मैंने उसको कल जब ये न्यूज़ आई तो सबसे पहले मैंने उसको मैसेज किया बताते हुए कि ऐसा हुआ है, आप लोग के देश में इसके बारे में क्या राय है। उनका जो पहला रिएक्शन था वो सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि क्या सब लोग इसी तरह सोचते हैं। जब उनके एक पॉपुलिस्ट लीडर, उन्हें कहा था कि ये बिल्कुल एक गिमिक है, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी की एंड में मीडिया का अटेंशन डाइवर्ट करने की एक टैक्टिक हो, क्योंकि अभी जो हो रहा है देश में उनसे संभाले नहीं संभल रहा, तो हो सकता है कि मीडिया का अटेंशन सारा डाइवर्ट करके उनकी हेल्थ पे चले जाए, उनकी इंडिविजुअल सेफ्टी पे चले जाए, सिक्योरिटी पे चले जाए। इसलिए ये पॉसिबिलिटी है ऐसा कुछ हो, ये उनका कहना था। और ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन होता है, हम लीडर्स को कैसे देखते हैं। और अगर आपने ये इसके बारे में आपको याद होगा कि हम लोग के देश में भी हमने सिमिलर इस तरह की बातें सुनी है। तो मैं बस कहना चाहती थी कि आई थिंक कहीं ना कहीं लोग समझने लग जाते हैं कि कब लीडर्स आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है। आपने कह दिया है कि लीडर्स हमको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं कह रही हूँ कि ऐसे सोच सकते हैं। मैं ऐसा कंफर्म नहीं कर रही हूँ, आई कैन नीदर कंफर्म नॉर डिनाई इट, जैसे बड़े लीडर्स कहते हैं। मैं बिल्कुल उन्हीं की तरह बात कर रही हूँ अभी। ये बात मैंने पहले कही थी एक बार कि प्रधानमंत्री जो है वो पहले जो है वो आते हैं स्क्रीन पे और गमछा लगाए रहते हैं, और उसके बाद गमछा अचानक से हटा के बात करने लगते हैं। जबकि वो अगर चाहे तो गमछा लगाए लगा भी बात कर सकते हैं। दूसरा ये कि वो इतना सेफ एनवायरनमेंट में रहते हैं कि उनको वो गमछा बांधने की ज़रूरत नहीं है। तो दरअसल ये पूरा जो गिमिक का प्रोसेस है। और तो सौम्या, अब आगे हम क्या कोरोना के डेटा के बारे में बात करने वाले हैं, ब्राजील के कुछ। मयंक, हम कोरोना के डेटा के बारे में बात कर सकते हैं। बस एक मुझे लगता है हम लोग परसों के दिन, क्योंकि सारे न्यूज़ मीडिया या हम लोग भी इसी बात पे ध्यान दे रहे थे कि कैसे इंडिया ने रशिया को पीछे छोड़ दिया है, और इंडिया अब सिर्फ ब्राज़ील और यूएस और ब्राज़ील से पीछे है ऑर्डर में। एक बात हम भूल गए कि इंडिया में जो परसों के दिन, हम लोग उसके लिए वर्ल्डोमीटर वाली वेबसाइट देख सकते हैं मयंक, बस एक डेटा उससे पे। पहले आपको हम ये बता दें कि एक आंकड़ा जो हम हर बार आपको बताते हैं हर रोज, जो आपकी स्क्रीन पे है, कि कोरोना के नए मामले भारत में कितने हैं। तो 23,135 नए मामले आए हैं 7 जुलाई को भारत में, यानी कि 7/7/2020 को नए मामले जो आए हैं भारत में वो 23,135 कोरोना मामले हैं। और हमने जेर बोल्सोनारो की बात कर ली, ब्राजील की बात भी करेंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं कोविड-19 वर्ल्डोमीटर पे चलेंगे सौम्या, कि कोविड-19 पे चलेंगे पहले? वर्ल्डोमीटर पे चलते, बट छोटा सा एक डेटा बताना था, जी, वर्ल्डोमीटर.in ताकि पे हम आप लोग चलेंगे। जी। कहीं पे इस बात से वो ना हो जाए कि वो देखिए वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो ढंग से कुछ मैनेज नहीं कर पा रहा, खुद बीमार हो गया है, वहाँ के डेटा ऐसा है। तो मैं आपको बस एक छोटी सी चीज़ पे ध्यान दिलाना चाहती हूँ। जी। मयंक, अगर इस डेटा में हम लोग देखेंगे तो 2 days अगो का आप डेटा देखेंगे, और न्यू केसेस वाला डेटा अगर आप देखेंगे
जी, हम तो वहीं पे चल रहे हैं। 1 मिनट हाँ, हमको 10 बिल्कुल, सेकंड बिल्कुल। दें। हम कंट्रीज़ में जाएँगे जब यहाँ पे worldometer.info जो वेबसाइट है, इसमें कोरोना वायरस का जो डेटा है, वहाँ पे हम जब कंट्रीज़ में जाते हैं, तो हमको जो है जो डेटा दिखता है, वो कुछ इस तरह से है। आपकी स्क्रीन के सामने डेटा आ रहा है। थोड़ा-सा सौम्य समय लग रहा है डेटा को लोड हाँ, होने हाँ, में, कोई बात नहीं। और आ गया है डेटा आपके सामने। हम जाते हैं 2 डेज़ एगो के डेटा में, और क्या दिखता है हमको? जी सौम्या, स्क्रीन पे है। इसमें मैंने आप देखेंगे ब्राज़ील में एक दिन में नए केसेस 21,486 आए थे और वहीं इंडिया में 22,510 केसेस आए थे। जी। तो ये आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिए, एक ऐसा देश जहाँ पे हमसे लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा मामले हैं, जिस देश में, वहाँ पे एक दिन ऐसा आ चुका है जहाँ पे भारत के प्रतिदिन के केसेस ब्राज़ील से ज़्यादा हैं। ये बात ध्यान रखने की, और प्लीज़ ये भी ध्यान रखिए जो टेस्ट हैं ब्राज़ील में वो हमसे दुगने हो रहे हैं एक दिन में। तो कोई भी अगर आप इस चीज को, आपको कोई डिनाई करने की कोशिश करे या ये कहने की कोशिश करे कि वो बुरे हालात में है, तो प्लीज देख लीजिएगा कि कम टेस्ट पे उस पे हम लोग ऐसे दिन पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हमारे पास उससे ज्यादा एक दिन के केसेस आए थे। तो बस मुझे ये डेटा एक बार दिखाना था, क्योंकि आपकी स्क्रीन हम पे लोग आप लोग देख सकते हैं, ब्राज़ील में जो है वो 21,486 नए मामले थे, जबकि भारत में 22,510 थे, यानी कि भारत के नए मामलों की संख्या ब्राज़ील से भी कम थी। जी सौम्या। जी ज्यादा थी। जी, ज़्यादा थी। हाँ, तो बस ये चीज़ मुझे बोलनी थी कि कहीं पे भी आप इस बात को ये ना चल रहे हैं कि वो लोग हमसे हमेशा आगे ही रहेंगे। मुझे लगता है कि ब्राज़ील को पीछे छोड़ने के लिए ज़्यादा भारत को वक़्त नहीं लगना चाहिए, जिस तरह की हमारी सिचुएशन है। ख़ैर, एक और बात कहनी थी मयंक, हम लोग की जो डेथ हुई है पिछले 15 दिन में, पिछले जी। 15 दिन में देश में करीब 6,640 डेथ हुई हैं 15 दिन में। जो आपकी टोटल डेथ जो 20,000 के ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है, उसकी 32% से ज़्यादा है, 32% से ज़्यादा है। पिछले 15 दिन में 32% से ज़्यादा डेथ हुई है, अब जिसका देख मतलब सकते हैं जो बात सौम्या कह रही है कि इसको अगर आप 20 जून की तारीख में जाएंगे, या 21 जून की तारीख में, या 22 जून को 14,015 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन 7 जुलाई तक आते आते ये 20,653 हो गई है, यानी कि तकरीबन अगर आप मान के चले तो 6,000 से अधिक लोगों की मृत्यु पिछले 15 दिन में हुई है। सौम्या, आप यही कहना चाह रही हैं? लगभग 400 जी लोग बिल्कुल, जी रोज बिल्कुल 400 लोगों की मृत्यु हो रही है। जी। और ये भयंकर, आप लोगों को इस बारे में मतलब ध्यान देना चाहिए। और अभी हम मयंक जब बाकी अभी WHO की नई बातों के बारे में बात करेंगे, साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, आई थिंक शायद थोड़ा और क्लियर होगा कि हम किस सिवियरिटी या किस तरह की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आ, हमने ब्राज़ील की बात करी, हमने भारत का डेटा देखा, ब्राज़ील से कंपेयर किया, और अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम इस पे बात करना चाह रहे थे कल से ही, क्योंकि लगातार मैंने निजी तौर पे सोशल मीडिया पे एक होएक्स या एक मिथ फैलता देखा है, जब से दुनिया के कुछ 239 लोगों ने, जिसमें से कुछ साइंटिस्ट हैं, सभी लोग साइंटिस्ट नहीं हैं, उसमें कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग चीज़ों के, कुछ पत्रकार हैं, 239 लोगों ने एक चिट्ठी लिखी WHO को, जिसमें उन्होंने यह आशंका जताई है कि कोरोना या कोविड-19 वायरस जो है वो एयरबोर्न हो सकता है। एयरबोर्न क्या होता है? एयरबोर्न होता है जो हवा से फैलता है, लेकिन हवा से फैलने वाला वायरस केवल एक ही तरीके का या एक ही रूप में नहीं होता है। हवा से फैलने वाली बीमारियां भी एक ही तरह की या एक ही रूप में नहीं होती हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पे, ट्विटर से लेके फेसबुक तक, यहाँ तक कि हेलो तक, लोगों ने जो है वो आतंक मचा दिया है। और आतंकवादी की हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अफवाहें फैलाने में और पैनिक फैलाने में किसी भी आतंकवादी से दरअसल कम नहीं है। एक पैनिक फैल गया चारों ओर कि हवा से फैल रही है बीमारी, जबकि यह आशंका जाहिर की गई है। इस बारे में कल रात हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई थी WHO की, जिसको आप चाह के देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ब्रॉडकास्ट किया था, जिसमें इसका जवाब दिया गया है। सौम्या, इसके बारे में आपके पास क्या इनपुट है? तो मैं 239 एक्सपर्ट्स ने एक लेटर लिखा था WHO को, ये बोलते हुए कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो आप लोग अभी तक कह रहे हैं कि शायद एयरबॉर्न नहीं था, ये एयरबॉर्न होने की पॉसिबिलिटी है। तो मैं इसकी थोड़े थोड़े डिटेल्स बता देती हूँ, इससे पहले कि हम बोलें कि क्या सही है और क्या गलत। तो एयरबॉर्न होने
के लिए अभी तक जो WHO था वो मानता था जो ड्रॉपलेट्स होते हैं आपके, जो कफ ड्रॉपलेट्स होते हैं, या जो वो जब तक आपके आईज या माउथ के कांटेक्ट में नहीं आते, और वो ड्रॉपलेट्स यूजुअली 5 माइक्रोन की साइज से बड़े होते हैं, जब तक वो आपके कांटेक्ट में नहीं आते तब तक आप लोग संक्रमित नहीं हो सकते। तो उसके लिए मास्क पहनना या 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना एक एडवाइजेबल चीज थी, और वो मानते थे कि वो सही चीज है। अब ये लोग साइंटिस्ट ने जो डेटा देखा है, जिस तरह से उन लोगों ने ऑब्जर्व किया, उनका कहना था कि 5 माइक्रोन से जो छोटी साइज के पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें एरोसोल्स कहा जाता है, वो भी इसको फैला सकते हैं, क्योंकि एरोसोल्स का ऐसा होता है कि वो 5 माइक्रोन के साइज से अगर कम होते हैं, और वो 6 फीट की डिस्टेंस अगर एयर में सर्वाइव कर गए तो वो इजीली कवर कर सकते हैं, तो इससे भी फैल सकता है। पर एक और बात, इसमें एक कंडीशन थी, उनने ये नहीं कहा था कि हमेशा ट्रू है, उनने ये कहा था कि क्राउडेड स्पेस में, लेस वेंटिलेटेड स्पेस में ये बात पॉसिबल हो सकती है। तो WHO को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, उसको डिनाई नहीं करना चाहिए। मयंक, मतलब कल जो प्रेस मैं कॉन्फ्रेंस हुई थी, हाँ, जी आप बोलिए। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ के जो लीड्स थे, जो एलेग्रिया, एक जो लेडी थी वहाँ की टेक्निकल लीड, सौम्या विश्वनाथन थे, उन लोगों ने इस चीज़ पे कुछ रिस्पांस दिया था। आप उस पर अगर बात करना चाहते हैं तो जी, मैं वो चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा था, तो वहाँ पे सौम्या विश्वनाथन ने जो जवाब दिया था, और सौम्या विश्वनाथन ने ही नहीं, केवल जो WHO के DG हैं उन्होंने भी इस बारे में जवाब दिया था। और मैं चाहता हूं कि मैं अगर जो है वो मैं इसको एक बार सुनवा पाऊं सबको, तो जो टेक्निकल लीड और सौम्या विश्वनाथन की जो बात है, जो वो कह रही हैं, वो दरअसल एग्जैक्टली वो नहीं है जो पैनिक लगातार फैलाया जा रहा है एयरबोर्न को लेके। और जो पैनिक फैलाया जा रहा है वो लगभग स्पेनिश फ्लू जैसी स्थिति बना दी गई है। तो मैं वो वीडियो जो है एक बार उसका वो हिस्सा प्ले करना चाहता हूं जहां पे ये बात हो रही है, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उसको देखें। तो ये वो वीडियो है और मैं इसको प्ले करता हूं। chloroquine or the treatments field of research, but we have supported research in this field as well. And indeed, last week, as you may remember, we held an international research meeting where there were active discussions on infection prevention and control and modes of transmission. And our group, together with the experts who are part of it, really highlighted the importance of research in the field of different transmission routes, and in particular through droplets of different sizes, and understanding really what is the relative importance of this. And also understanding the dose of the virus that is needed, तो प्रोफेसर बेनेडिक्टा एलेग्रांजी जो टेक्निकल लीड है WHO की, वो जो कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि हम इसको अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितने फॉर्म में है, और जो ड्रॉपलेट्स हैं कोरोना वायरस को कंटेन करने वाली, उनका साइज क्या हो सकता है, और वो हवा में कितनी दूर जा सकती हैं। लेकिन अभी तक कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है इस चीज का कि ये एरोसोल की तरह से हवा में फैल रहा है। एरोसोल को आप समझ सकते हैं इस तरह से कि आप जो दवाई के तौर पे इनहेलर्स यूज करते हैं, या परफ्यूम डिओड्रेंट यूज करते हैं, या शेविंग फोम यूज करते हैं, वो एरोसोल टेक्निक पे काम करता है, यानी कि हवा में आते ही एक्टिव हो जाना और स्प्रे की तरह फैल जाना। And we continue to support this. Regarding the measures that you were talking about, yes, indeed, we do recommend a number of measures like those mentioned by my colleague before, which take into consideration this possibility. In several of our guidance documents, we do recommend as much as possible avoiding closed settings and crowded WHO ये भी कह रहा है कि क्लोज सेटिंग्स और क्राउडेड सिचुएशंस आपको
भीड़ या बंद जो कम वेंटिलेशन की स्थितियां हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। और अगर आप ये अवॉइड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप कोरोना वायरस से भी बचाव अपना कर रहे हैं, अगर वो एयरबोर्न भी हो जाता है तो भी। Community transmission of the virus, we recommend the use of face masks, in particular fabric, non-medical masks for the public. So all of this is taken into consideration in our recommendations, as we previously said. So if I could just add to इसके that. बाद सौम्या विश्वनाथन ने And just to say a few जो words है about how वो आगे बात कही, जो WHO WHO की does चीफ its साइंटिस्ट हैं। normative work, the guidelines and the standards and the recommendations that we make are based on a process that we've had now well established. And of course, सौम्या we're स्वामीनाथन, constantly माफ improving कीजिएगा, मैं that सौम्या process. विश्वनाथन We're बोल दिया था। constantly looking for innovations and how we can do better. And when you're in an emergency situation like we सौम्या are, विश्वनाथन and when the कहती हैं science is कि constantly हम लगातार जो भी changing नई अपडेट्स on आ a रही हैं उनको daily देख रहे हैं, basis, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको टेस्ट कर we रहे हैं, review तथ्यों की the कसौटी some पे days कस up to रहे हैं 1,000 publications. The और average is इनोवेशन about कर रहे हैं। 500 कई new बार publications एक ही दिन में a day. एक हजार So there's a huge पब्लिकेशंस, amount प्रकाशन of new या data शोध that's being put या out. रिपोर्ट्स हमारे पास Not आती all हैं। of it is of good इनका quality. औसत अभी It needs to go कम से through कम peer 500 review. रिपोर्ट पब्लिकेशन That प्रतिदिन है। takes time. ये बहुत बड़ा But we डेटा look है at जिसको preprints, पढ़ना, we look at समझना और peer-reviewed उसको publications. कसौटी We do पे what's कसना, called a तथ्यों और systematic तर्कों review और विज्ञान of the की, ये एक evidence. समय लेने वाला काम It's है also sometimes called और हम कुछ भी meta-analysis. We तुरंत have बिना a large समीक्षा number किए of studies, नहीं कह सकते हैं। we तो put हम them together एक and have a सिस्टमेटिक holistic यानी कि narrative of trying स्टेप to बाय see स्टेप जो है where वो the रिव्यू evidence करते हैं, is समीक्षा करते हैं इस pointing, डेटा which की, direction. इस शोध And as की, you know, इन every रिपोर्ट्स study की, that comes out is not और always in agreement with इनके इनको the इस previous स्टैटिस्टिक्स one. से इनको That's how इनका science मिलान करने की evolves, कोशिश till you करते get a हैं। body of और data. ये So बात you समझनी have होगी कि bioengineers हर and बार जो नया experts in शोध आ रहा physics होता है who वो do आम तौर पे experiments in पिछले शोध से कुछ laboratories अलग होता है, या ये and जरूरी नहीं है come कि वो out पिछले with शोध की that पुष्टि kind of करता data. हो, Now, whether that लेकिन हमको exactly उसको reflects पढ़ना what होता है happens और in समय के day-to-day साथ हम settings, धीरे in धीरे clinical settings, we cannot कुछ नए निष्कर्ष पे extrapolate, पहुंच पाते हैं। right? और So then साइंस you have यानी to कि take विज्ञान lots दरअसल of ऐसे ही इवॉल्व होता है। restricted data तो sometimes सौम्या from स्वामीनाथन outbreaks that जो happen कह in रही हैं, different settings, which may point हम लोगों को जो है हम एक बार इसको फिर से मैं समराइज करता हूँ कि सौम्या स्वामीनाथन कह रही हैं कि ये जो डेटा उनके पास आ रहा है ये दरअसल कोई व्हाट्सएप वाला ज्ञान नहीं है जो आपके पास आता है, जिसको आपको तर्क की और तथ्य की कसौटी पे कसने की जरूरत नहीं है, आपको उसको सच मान लेना है। WHO को इस डेटा को परखना होता है और प्लीज 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 जब तक WHO या कोई और प्रामाणिक संगठन इस बारे में कोई पुष्टि ना कर दे, तथ्यों और तर्कों पर आधारित कोई रिपोर्ट आपके पास ना आ जाए, तब तक प्लीज ये मत मानिए कि कोविड-19 एक एयरबोर्न डिजीज एग्जैक्टली वैसे है जैसे आपको बताया जा रहा है। यानी कि अफवाहों से बचिए, ये पैनिक क्रिएट कर सकता है ऑलरेडी एक ऐसे समाज में जहां सामाजिक तौर पे भारी छुआछूत है और हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में छुआछूत मानना शुरू कर देते हैं। ये खतरनाक परिस्थिति पैदा कर सकती है सामाजिक तौर पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बात पूरी तरह गलत है। सौम्या, इस बारे में आप बताना चाहेंगी कुछ? हाँ, जो एक छोटा सा ट्रिविया दर्शकों के लिए इससे पहले मैं बोलूं तो सौम्या स्वामीनाथन वही चीफ साइंटिस्ट है जिन्होंने आईसीएमआर के उस दावे का खंडन करने की बात कही थी कि जब आईसीएमआर ने कहा कि हम 15 अगस्त तक अपनी वैक्सीन रिलीज कर देंगे, तब सौम्या स्वामीनाथन ने इस बात को बहुत ही एथिकली एक बात कही थी कि हम नैतिक स्तर पे इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते हैं। हाँ, माना हमको स्पीड सब कुछ तेजी से करना है, ये ज़रूरी है सब कुछ तेजी से होना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई भी तरह का डेटा प्रोवाइड कर दें, कुछ भी बोल दें। तो मुझे लगता है कि जब सौम्या स्वामीनाथन इसी बात को दोहराती है किसी और कॉन्टेक्स्ट में, किसी और चीज़ पे, तो मुझे थोड़ा उन पे भरोसा होता है क्योंकि ये बात सही है कि इतने मल्टीपल डेटा जब सोर्सेज आते हैं तो कैसे वेरीफाई किया जाए कि वो डेटा कैसे कलेक्ट किया गया है, दूसरा डेटा कैसे कलेक्ट किया गया है, हम कैसे इसको एक कंसिस्टेंट मान ले। तो एक एग्जांपल दे सकती हूँ। और ये WHO है, कोई हमारा न्यूज़ चैनल नहीं है कि चीन की सेना डर गई बिना वेरीफाई किए बोल दे। बिल्कुल। एक उदाहरण है जिसका बार बार कोट किया जाता है, बहुत लोग जो इसको एयरबॉर्न डिजीज मानते हैं। वॉशिंगटन डीसी में एक कॉयर हुआ था एक चर्च में जिसमें बहुत सारे लोगों को 53 लोगों को संक्रमण हुआ। शायद 200 लोग थे मौजूद उस कॉयर में, उसमें से 53 लोगों को संक्रमण हो गया। तो लोग कहते हैं कि सुपर स्प्रेडर था। इसका ये प्रूफ है या फिर इससे कोरिलेशन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे एरोसोल्स के थ्रू या एयरबॉर्न के थ्रू। तो ये जमाती वायरस की तरह इसको कॉयर वायरस नहीं कहा गया या क्रिश्चियन वायरस जैसा नाम नहीं दिया गया, क्रिश्चियन कोरोना।
वायरस, जितना वेटिकन वायरस, क्रिश्चियन कोरोना, ऐसा कुछ नहीं बोला गया इसको? होपफुली नहीं मयंक, मतलब और कहा गया हो तो शायद वही लोग कह रहे होंगे जो वहां भी जमाती किसी वायरस मीडिया ने कहते ऐसा हैं। नहीं चलाया। पत्रकारिता बिल्कुल, नहीं होती है ठीक से वहां पे। बिल्कुल उन्हें सीखना चाहिए यहाँ आके, टाइम है। तो बेसिकली उस स्क्वायर में 53 लोगों को हुआ और कहते हैं एयरबॉर्न हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी थी। पर इसमें एक और बात ध्यान रखिए, सबसे पहली बात वो एक क्लोज स्पेस थी, वो 2.5 घंटे एक इवेंट चला, वहां पे रिपीटेड कांटेक्ट में आए होंगे लोग एक दूसरे के। एवरेज एज जिन लोगों को डिटेक्ट हुआ, उनकी शायद 60+ एवरेज एज थी, जिन लोगों को सबको संक्रमण आया। तो कि कोई एक एक रीजन नहीं था, मल्टीपल रीजन से जिस वजह से उन लोगों को हुआ। तो आप ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लोग बना रहे हैं, जितना जल्दी पैनिक कर रहे हैं, प्लीज मानिए कि सिर्फ एक कारण से वो फैलता नहीं है। रिपीटेड कॉन्टैक्ट, रिपीटेड कॉन्टैक्ट, कोमॉर्बिडिटी, एज, बाकी आप किस तरह से वो स्प्रेड हुआ, क्या ड्रॉपलेट आप तक डायरेक्ट आई, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। कम वेंटिलेशन का, ज्यादा क्राउड का उस स्पेस में, सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। आप अगर अपना ध्यान रखेंगे, सैनिटाइज करेंगे, एक्सेसिवली बिना मतलब चीजें इजीली नहीं लेंगे, तो आप भी सेफ रहेंगे। प्लीज इसको पैनिक मोड में नहीं आइए जब तक WHO कुछ कंफर्म नहीं कर देता है, या फिर एक बड़ी बॉडी की तरफ से आपको एक क्योंकि बहुत तो, डेटा पीसेज आएंगे। प्लीज आगे आने वाले टाइम में तो अगर दिन के नासा पास नासा कंफर्म करेगा तो नहीं चलेगा इसको? नासा की वो फोटो जब आएगी जो वो हर साल लेते हैं स्पेस से, जिसमें कोरोना दिखेगा इस बार हाँ दिवाली पे, जिसमें, लाइट की जगह कोरोना दिखेगा सब जगह। तो आई थिंक बस और उसी। उसमें मुझे पता है क्या फोटो आने वाली है, मैं बताऊं मैं? हाँ जी बताइए। इस बार जो नासा फोटो रिलीज करेगा उसमें लाइट्स की जगह, रोशनी की जगह या कोरोना दिखेगा दुनिया भर में, और बिल्कुल भारत में बिल्कुल रोशनी होगी, कोरोना नहीं होगा। बिल्कुल। जैसे हमको बताया गया था, दिया जलाने से, उस हीट से कोरोना भाग जाता है, जी तो बिल्कुल हो सकता है कि जी। और उसी अगर टाइम आप, हाँ, दिए के तेल में लौंग और काली मिर्च, जो मसाले हैं खड़े, वो अगर डाल दे बिल्कुल। तो भारत की वो फोटो मुझे लगता है कि शायद मेरा तो मन है कि मैं उसको कल ही रिलीज कर दूं, नासा वाली फोटो को। पर मैं चाहता हूँ नासा ही रिलीज करे दिवाली के बाद, अगले दिन। मयंक आप भी हालांकि रिलीज करेंगे तो कह सकते हैं कि नासा ही वो रिलीज करे चलेगी क्या। वैसे ही। मैं कई बार इस चक्कर में फोटो रिलीज नहीं करता हूँ कि मैं उसको फोटोशॉप करके बनाऊंगा और उसको फैला दिया जाएगा ये कह के कि नासा ने रिलीज की है। तो जी एक कोरोना ने बिल्कुल। तस्वीर हमको, एक कोरोना कह रहा हूँ, एक सौम्या ने तस्वीर हमको भेजी है कोरोना के बारे में, एयरबोर्न जो बात कही जा रही है पूरी, उसके बारे में। सौम्या क्या वो तस्वीर चला दे हम स्क्रीन पे? क्या उस बारे में बताना चाहती हैं कुछ? हाँ जी मयंक, स्क्रीन पे चला दीजिए वो जी, तस्वीर। तस्वीर आपकी स्क्रीन पे है। वेंटिलेशन वाली तस्वीर है ना मयंक, जी। स्क्रीन पे? हाँ। ओके सॉरी, क्योंकि यहाँ पे लाइव नहीं आपने कोई दिख और रहा भी है। भेजी थी क्या? मुझे नहीं पता। नहीं 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 नहीं, वो जी भेजी थी, जी बस मैं कंफर्म करना चाहती जी। थी। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहली बात तो वेंटिलेशन का एक मेजर रोल दिखा रहे हैं दोनों केसेस में। आप देखेंगे एक में खिड़की खुली है, एक में खिड़की बंद है। ठीक है, जिस केस में खिड़की बंद है, उस केस में अगर वेंटिलेशन के सिर्फ एक दो साधन दिख रहे हैं, वो वेंट का साधन दिख रहा है। आई थिंक वो एसी के वेंट को जी या जी। किसी एक सेंट्रलाइज्ड क्रॉस मैकेनिज्म नहीं के है वो, वेंट। एग्जैक्टली उतना बड़ा क्रॉस नहीं है, केवल एसी का एग्जैक्टली। वेंट है। तो जो एसी का वेंट के पॉसिबिलिटी केस में वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे किसी इंसान के जिसको कोरोना वायरस है, तब एरोसोल जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा देर सरवाइव कर पाएंगे, एंड इट इज अ पॉसिबिलिटी कि आप लोगों को भी बहुत जल्दी वहां हो सकता है। तो क्लोज्ड स्पेस, लेस वेंटिलेटेड स्पेस, किसी एक बहुत सिवियर पेशेंट के नजदीक आना, ये तीनों फैक्टर्स उसमें प्ले करते हैं। ऐसा नहीं है कि सडनली आप सड़क पे चल रहे हैं और आपसे थोड़ी दूर एक कोरोना पेशेंट चल रहा है और उसने उसका थोड़ी देर पहले उसने छींका हो, तो वो अभी तक सर्वाइव कर रहे होंगे पार्टिकल। तकनीकी तौर पे मेरे कोई ख्याल से पुष्टिकरण नहीं है, कुछ कोई। मिनट में मर जाता है। जो वायरस की बात हुई थी वो एयर में, खुले शरीर के बाहर वो बहुत लंबे समय सर्वाइव उस तरह से नहीं करता है हाँ आई एटमॉस्फेयर थिंक, में। हाँ, जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग नोन वायरस है अभी जो है वो शायद मीजल्स का वायरस है, जी वो 2 घंटे एयर में सर्वाइव करता है। जी मैं शायद अभी के जी वायरसेस में जी जो होता है, जी। तो कोरोना का इतना लंबा टाइम नहीं है। पर ये कहते हैं कि क्योंकि एरोसोल स्मॉलर साइज के होते हैं, कम माइक्रोन्स के होते हैं, इसको कम वेंटिलेशन मिलता है, वो क्राउडेड होता है, तो इनकी थोड़ी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, ऐसा लेकिन मानना है। वो 10 से हाँ। 12 मिनट होगी, उसके बावजूद उससे लंबा नहीं हो सकता है वो। अ, 8 मिनट इसकी जो लाइफ थी, वो शुरुआती जब दौर के, जब ये वायरस आया जनवरी फरवरी में, तब ये बात कही थी कि 8 मिनट 9 मिनट से अधिक सर्वाइव ये नहीं करता है एटमॉस्फेयर में, शरीर के बाहर।
शरीर के अंदर सर्वाइव करता है ये। जी, बिल्कुल। और इस एक और चीज़ मैं बोल देती हूँ कि जितने भी आर्टिकल्स ने इस वाली बात पे बात करी है रिपीटेडली, इन सब ने इस तरह से, एक लाइन थी इस लेटर में कि दिस पोजेस बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट कि एरोसोल्स की वजह से हो सकता है। तो मैं पहले बोल देती हूँ कि हम लोग को आदत है हेडलाइन बनाने की, वो सिर्फ उस लेटर का इनिशियल हिस्सा था। उस लेटर को आप कंटेक्चुअली पढ़ेंगे तो उस लेटर में ये भी मेंशन है लेस वेंटिलेशन। मैं चौथी बार इस लाइव पे रिपीट कर रही हूँ, लेस वेंटिलेशन, मोर क्राउडेड, इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। ऐसा नहीं है सिर्फ एरोसोल से पॉसिबल हो सकता है, ये सिर्फ उन लेटर्स का कहना है। और CDC हो या WHO या बाकी बड़े जो ग्रुप्स हैं, उनने इस पे बोला कि उनके पास अभी इसका कंप्लीट प्रूफ नहीं है, क्योंकि एक तो वो एयर से इसको आइसोलेट नहीं कर पाए हैं अभी, जो एरोसोल पार्टिकल होता है अच्छे तरीके से, तो वो कंफर्म नहीं कर सकते। तो जब तक प्लीज आपके पास एक कंफर्म नहीं है, प्लीज डरना बंद की, पैनिक क्रिएट करना बंद कीजिए। आप खुद की चिंता कर सकते हैं, लेकिन पैनिक मत क्रिएट कीजिए सामाजिक लेवल पे। जो बात सौम्या बता रही थी, मैं आपको एक बात और समझाऊं कि जैसे ये जो आपको बताया जा रहा है कि हवा से फैल रहा है, ये हवा से नहीं फैल रहा है, ये हवा में फैल रहा है। इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि जहां क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है वहां ये नहीं फैल रहा है। जहां हवा चल के बाहर जा सकती है वहां आपके पास इससे बचने का ज़्यादा मौका मौजूद है। इस तस्वीर में आप एक बार फिर से देखिए, क्योंकि ये इस कमरे में है, ये लगातार रेप्लिकेट करेगा, ये लगातार बढ़ता जाएगा उसी में, क्योंकि वेंटिलेशन हवा को नहीं मिल रहा है। वही हवा जब खिड़की से होकर बाहर निकल जाती है तो आप ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। तो आपको वेंटिलेशन चाहिए। वो लोग जो अपने कमरों के दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान बंद करके, AC चला के ये सोच रहे हैं कि वो कोरोना से बच गए हैं, वो ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। सौम्या, कोई और बात हम करना चाहते हैं आज इसके बारे में कि आज का शो हमारा रैपअप करने का समय आ गया है? मयंक, आज का शो आई थिंक हम रैप अप कर सकते हैं। यही दो मेन पॉइंट थे, एक हमारे बोल्सोनारो से कंपैरिजन और एक जो WHO और साइंटिस्ट के बीच का कॉन्वर्सेशन है। हमारे दो ये मेन पॉइंट है। तीसरा पॉइंट मैं आपको देके जा रहा हूँ। तीसरा पॉइंट वो है जो हमने बोल्सोनारो की अपनी स्टोरी करते समय अपनी स्टोरी के अंत में लिखा था, जो आप सबको भी पढ़ना चाहिए। हमारी स्टोरी भी आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। अगर आप जाएंगे www.mediavigil.com, आप सर्च करेंगे बोल्सोनारो, तो आपको ये स्टोरी मिल जाएगी जिसका नाम है एक आत्ममुग्ध राष्ट्र प्रमुख की जिद की बलि चढ़ता ब्राज़ील। तो आखिरी में स्टोरी में क्या लिखा था हमने, ये स्टोरी मैंने ही की थी, और इसके आखिरी का जो हिस्सा था वो ये था कि ये खबर लिखे जाने तक ब्राज़ील में 1,78,214 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके थे। याद रखिए, वो आंकड़ा अब 16 लाख के ऊपर है। 12,461 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। ये आंकड़ा भी अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। 12 मई की ये स्टोरी है। 8,600 से अधिक संक्रमण के मामले ब्राज़ील में उस समय सामने आते थे। हमारे यहाँ अब 23,000 के ऊपर, 24,000 के ऊपर जा चुका है। मैंने लिखा था कि ब्राज़ील के लोगों ने बोल्सोनारो को एक ज़रूरी बुराई या एसेंशियल ईविल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, अमेरिका में भी ट्रम्प के लिए यही कहा गया था ना सौम्या, एसेंशियल ईविल। सब जगह यही कहा जाता है। हमारे यहाँ भी एसेंशियल ईविल ही कहा गया था किसी को, उनका तो हम नाम भी नहीं लेते हैं। तो एसेंशियल ईविल के तौर पे ब्राज़ील के लोगों ने बोल्सोनारो को वोट दिया था। अंततः जनता का ऐसा चुनाव ऐसे ही नतीजे में बदलता है, जहां देश को एक आत्ममुग्ध तानाशाह बन जाने के सपने के तले रौंद डालता है। बोल्सोनारो केवल ब्राज़ील में नहीं, दुनिया के तमाम देशों में, जहां जनता को लोकतंत्र से उपजी निराशा में ऐसा कोई विदूषक पसंद आ जाता है, और फिर हर गंभीर बात केवल मजाक भर बन के रह जाती है। मजाक मत बनने दीजिए अपने लोकतंत्र को, अपने देश को। सोचिए, समझिए, और हाँ, सवाल कीजिए। जो सवाल कर रहा है उसे करने दीजिए। उसे देशद्रोही मत कहिए, उसे बुरा मत कहिए। सवाल करने वाला ही सच्चा नागरिक होता है। कोरोना पर सवाल कीजिए, चीन पर जिनको सवाल करना है वो कर लेंगे। आपका सवाल कोरोना है, बेरोजगारी है, भूख है और सांप्रदायिक हिंसा है। फिलहाल हम लोग विदा लेते हैं। कोरोना का डंगड़ित में फिर से मिलेंगे, कल मिलेंगे। कल का समय हम बता देंगे। अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि किस समय आप हमको ज़्यादा देखेंगे, गलती से ही सही, किस समय आप जान लेंगे थोड़ा सा कोरोना के डंगड़ित के बारे में। हम लोग मिलते हैं। आप सबका शुक्रिया जिन्होंने ये शो देखा। सौम्या, आपका शुक्रिया। और हसनैन रज़ा जी, आपका शुक्रिया, आपने कमेंट किया है कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और सोशल मीडिया पे इस किस्म का इकलौता प्रोग्राम। मयंक और सौम्या को हार्दिक साधुवाद एवं बधाई। हसनैन जी, आपको भी साधुवाद और बधाई कि आपने हमारा शो देखा। तो हम फिर मिलेंगे कल आपसे कोरोना के डंगड़ित में। सोचते रहिए,
समझते रहिए, कंफ्यूज रहिए और सवाल करते रहिए। एक तो महाराष्ट्र में लगातार आई थिंक 6000 के ऊपर भी मामले आए हैं। और मैं जब हिंदुस्तान की जनता के लिए दुखी होता हूँ तो मैं ब्राज़ील की जनता और अमेरिका की जनता के लिए भी दुखी होता हूँ। मैं इन कोरिलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? सहसंबंध। ओके, सहसंबंध देखेंगे कि ये 8 देश मिलाकर सारी दुनिया के डेथ का 72% हिस्सा बनाते हैं और शायद कुछ ही दिनों में हम बोले में दुनिया के सबसे ज्यादा आए हुए मामले हैं एक दिन में। चिंता हमको नहीं करनी है, जो चिंता होनी चाहिए काम धंधे की नहीं करनी है, शिक्षा की नहीं करनी है, बाकी दुनिया की हर वो चीज जिससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए हम उसकी परवाह करें। We will take care of everyone.